हेलो स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ पर एक वीडियो हमने पहले भी शेयर किया था, लेकिन उस वीडियो में हमने केवल एसिडिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या चेंज आया था वो देखा था। इस वीडियो में हम सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंबाइन लेंगे और देखेंगे कि अगर सभी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा दिए जाएं तब एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है। अगर अल्कोहल में देखा जाए तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस अल्कोहल का RO निगेटिव होगा। सेकेंड अगर हमें कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो हम पहले भी इंडक्टिव इफेक्ट के साथ देख चुके हैं, हमें कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। जहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। फर्स्ट एग्जाम्पल, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस RO निगेटिव बनेगा, एसिड का RCOO निगेटिव। अगर बेंजोइक एसिड की बात करें, फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस फिनॉक्साइड आयन बनेगा और सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस RS+O सल्फोनेट आयन बनेगा। अब यहाँ पे तीन ऐसे आयन हैं जिनमें रेजोनेंस है, सेकेंड आयन में, थर्ड आयन में और फोर्थ में रेजोनेंस है। अगर हम सेकेंड और फोर्थ में देखें तो जो रेजोनेंस है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल में 2 बार इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, फोर्थ एग्जाम्पल में 3 बार इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। तो सेकेंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी थर्ड और फोर्थ के कंपेरिजन में ज़्यादा होगी। सेकेंड और फोर्थ में देखें तो एनायन फोर्थ वाला ज़्यादा स्टेबल है, जहाँ पे कॉन्जुगेट बेस या एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फोर्थ की, फिर सेकेंड की। अब अगर फिनॉक्साइड आयन और एसीटेट आयन में देखा जाए तो एसीटेट आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बिकॉज सेम चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ऑन सेम एटम। जबकि अगर फिनॉक्साइड आयन में देखें तो नेगेटिव चार्ज की रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी 4 की, फिर 2 की। एसीटेट और फिनॉक्साइड आयन में देखा जाए तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी एसीटेट के कंपेरिजन में कम होगी। फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस का जो एनायन नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर अल्कोहल। अब इसी सीक्वेंस में अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल अल्कोहल है, सेकेंड मॉलिक्यूल एसिड है, थर्ड फिनॉल है और फोर्थ सल्फोनिक एसिड है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसमें 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, नेगेटिव चार्ज 3 एटम पे रेजोनेट करेगा। उसके बाद सेकेंड क्योंकि एसिड है, फिर थर्ड फिनॉल और फिर सबसे कम एसिडिक होगा अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, अगर ABCD अगर एक ही मॉलिक्यूल में डिफरेंट कार्बन एटम है जिनसे अटैच्ड हाइड्रोजन एटम, अगर इन हाइड्रोजन एटम को अटैच करके इन हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करके एसिडिक स्ट्रेंथ चेक की जाए तो अगर B पे निगेटिव आयन बनेगा तो ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि दो साइड से कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी B पर आएगी, इसलिए B की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। अब A और C अगर इन दोनों पर निगेटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस करेगा, लेकिन जब A पे निगेटिव चार्ज आएगा तो 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, जब C पर आएगा तो 2 डिग्री कार्बन आयन बनेगा और 1 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसलिए A की एसिडिक स्ट्रेंथ C के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। सबसे लेस्ट एसिडिक होगा D, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल 4, तो यहाँ पे A पर, B पर और C पर जो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, अगर हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो जब A पे निगेटिव चार्ज आएगा तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के निगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस मिलेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी A में मिलेगी। फिर C में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा, तो फिर C में। अगर B में देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक B होगा। एग्जाम्पल 5 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइड्रोजन CH2H अगर ये हाइड्रोजन निकल जाता है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज एक NO2 के साथ रेजोनेंस कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए तो यहाँ पे 2 NO2 हैं जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। थर्ड में अगर देखा जाए तो 3 NO2 हैं जो स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड की होगी। एग्जाम्पल 6 की बात करें अगर, तो यहाँ पे फिनॉल है, NO2 का इफेक्ट -I और -M है और NO2 आर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे हैं। अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगे हैं तो उनका
माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। 6 का फर्स्ट एग्जांपल ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन ऑर्गेनिक एसिड। इसकी पीके वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, वेरी एसिडिक। उसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट डाइनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे 2 NO2 लगे हैं, इसकी पीके वैल्यू 4 to 5 के बीच में है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पैरानाइट्रोफिनॉल की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 7 के आसपास है। नेक्स्ट फिनॉल है, इसकी पीके वैल्यू 10 के आसपास। फर्स्ट में 3 NO2 लगा रहे थे, जितना ज़्यादा माइनस आई और माइनस एम लगेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, माइनस आई और माइनस एम लगा रहे हैं। थर्ड में केवल एक ही ग्रुप लगा है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट में, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और फिनॉल लीस्ट एसिडिक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर हम, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना है। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, माइनस एम लग रहा है। माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है, माइनस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। 1 में अगर देखा जाए तो माइनस आई और माइनस एम है। सेकेंड में देखा जाए तो केवल माइनस आई इफेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ग्रुप एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर लगे हैं तो उनका एक दूसरे पर रेजोनेंस के कारण जो इफेक्ट लगता है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। तो यहाँ पर फिनॉल पर NO2 फिनॉल के OH पर NO2 का माइनस एम इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। थर्ड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे माइनस आई और माइनस एम दोनों लग रहा है। और फोर्थ की बात करें तो रेफरेंस है, यहाँ पर कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना विड्रॉइंग है। अब इन चारों में अगर देखा जाए तो हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, हमें लगेगा कि माइनस एम 1 और 3 में इक्वल है, माइनस आई फर्स्ट में ज़्यादा है, तो शायद फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड की है, फिर फर्स्ट की, फिर सेकेंड की, फोर्थ की, जबकि एक्सपेक्टेड था 1 की ज़्यादा होनी चाहिए थी 3 से। तो यहाँ पे ये एक चेंज हमें मिला है जब 3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि अगर फिनॉल में देखा जाए तो यहाँ पे OH और NO2 के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अगर हमें हाइड्रोजन निकालना है तो पहले इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किए बिना हम हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, और इसलिए फर्स्ट की एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड के कंपैरिजन में कम होगी, पर इतनी भी कम नहीं होगी कि मेटा वाले से कम हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल 8 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन माइनस आई और माइनस एम, जितने भी हेलोजन हैं सभी माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई और प्लस एम। और जब हेलोजन इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों इफेक्ट शो करते हैं तो इनका ओवरऑल इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव होता है। अगर हेलोजन माइनस आई और माइनस एम दोनों शो कर रहा है तो FCl BRI में सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग होगा आयोडीन। ध्यान रखिएगा, जब भी माइनस आई और प्लस एम दोनों लगेगा सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग होगा आयोडीन, और इसीलिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा आयोडीन। नेक्स्ट केस देखें तो यहाँ पर फ्लोरीन और OH या हेलोजन और OH एक दूसरे पर मेटा पोजीशन पर लगे हैं। जब ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑब्जर्व होगा, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, जब केवल इंडक्टिव लगेगा तो FCl Br और I में सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अब सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप फर्स्ट में लगे हैं, इसलिए फर्स्ट की एसिडिक सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, अगर एग्जांपल 10 की बात करें यहाँ पे, तो NO2 पैरा पोजीशन पर लगा है, माइनस आई लगाएगा, पैरा पोजीशन पे माइनस एम इफेक्ट भी लगेगा। सेकंड की बात करें तो माइनस आई और प्लस एम इफेक्ट। थर्ड में देखें तो माइनस आई और प्लस एम, और फोर्थ वाला देखा जाए तो रेफरेंस। अगर माइनस आई और माइनस एम दोनों लगा है तो NO2 ओवरऑल विड्रॉइंग होता है, माइनस आई और प्लस एम तो ओवरऑल डोनेटिंग। हेलोजन ऐसे हैं जिनमें माइनस आई और प्लस एम दोनों लगता है, लेकिन जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव के कारण ऑब्जर्व होता है। ध्यान रखिएगा, केवल हेलोजन ऐसे ग्रुप हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक से स्ट्रॉन्गर है, बट ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, बट अब वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो सबसे ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है फर्स्ट, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ, क्योंकि ना डोनेट कर रहा है ना विड्रॉ कर रहा है, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सेकेंड की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सिमिलरली अगर देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट ले लिए जाए तो NO2 माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, सेकेंड में माइनस आई और प्लस एम, यहाँ पे ये ओवरऑल विड्रॉइंग, ये ओवरऑल डोनेटिंग। क्लोरीन माइनस आई और प्लस एम, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो विड्रॉइंग और ये रेफरेंस।
तो सबसे ज़्यादा एसिडिक की स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की और सबसे कम सेकंड की। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल 12 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी बेंजोइक एसिड की आर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगाया जाएगा तो आर्थो इफेक्ट लगेगा। हर आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मेटा और पैरा के कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है, तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट। फिर अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ केवल -I लग रहा है, थर्ड में -I और -M दोनों लग रहा है, तो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे CH3 अल्दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन आर्थो इफेक्ट जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट में आर्थो इफेक्ट लग रहा है, आर्थो इफेक्ट कारण सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट। थर्ड में देखें तो केवल +I, सेकंड में केवल +I, थर्ड में +I भी और +H भी। फोर्थ की बात करें तो रेफरेंस, तो सेकंड थर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि रेफरेंस ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा ना विड्रॉ कर रहा है, तो फर्स्ट के बाद 4। अब सेकंड और थर्ड में देखें तो थर्ड इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के कारण डोनेट कर रहा है, जबकि सेकंड केवल इंडक्टिव के कारण, तो सेकंड कम डोनेट करेगा। जब कम डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप थर्ड में लगा है, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, फिर से वही केस है। FCl-Bri में हमने पहले भी कहा है अगर पैरा पोजीशन पर लगे हैं तो -I और -M इफेक्ट दोनों ऑब्जर्व होंगे, और जब -I और -M इफेक्ट दोनों ऑब्जर्व होते हैं तो सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग आयोडीन, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा। FCl-Bri इस बार मेटा पोजीशन पर लगे हैं, और अगर ग्रुप्स मेटा पोजीशन पर लगे हैं तो उन पर एक दूसरे पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। तो अब जब केवल इंडक्टिव लगता है तो सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जितना ज़्यादा विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे दो ग्रुप एक दूसरे से आर्थो पोजीशन पर लगे हैं, तो यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे देखा जाए तो 3 ग्रुप हैं, जब 3 ग्रुप हैं तो SIR इफेक्ट लगेगा। अगर थर्ड एग्जांपल में देखा जाए तो ग्रुप का साइज और ज़्यादा बढ़ गया है, SIR इफेक्ट और ज़्यादा लगेगा। और फोर्थ रेफरेंस है। SIR इफेक्ट से हम पहले ही SIR इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। SIR एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ज़्यादा SIR थर्ड में लग रहा है तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड की, फिर सेकेंड की। आर्थो इफेक्ट से भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फर्स्ट, और सबसे लीस्ट फोर्थ। एग्जाम्पल 17 की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल 17 में NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, -I और -M इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पर देखें तो NO2 पर SIR इफेक्ट लग गया। अगर NO2 पर SIR लग गया तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, तो -I इफेक्ट तो शो करेगा लेकिन -M इफेक्ट शो नहीं करेगा। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे COOH पर SIR लगा है, और जब भी COOH पर SIR लगता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर NO2 पर SIR नहीं लग रहा, तो ये -I और -M दोनों शो करेगा। फोर्थ एग्जाम्पल रेफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट अगर देखा जाए तो थर्ड में है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, SIR भी है। 2 फैक्टर हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक थर्ड। फिर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे -I और -M लग रहा है। फिर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे SIR लगने के कारण -M खत्म हो चुका है, तो सेकंड में केवल -I, और लीस्ट एसिडिक होगा फोर्थ यानी रेफरेंस। अगर हम डिफरेंट कैटेगरी के एसिड ले लें और उनको एक साथ कंपेयर करें उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट है HI इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड, पीके वैल्यू -10 के आसपास। H2SO4 देखा जाए तो इसकी पीके वैल्यू लगभग -7 के आसपास। HCl देखी जाए तो 0 से 1 के बीच में। ट्राई नाइट्रोफिनॉल की पीके वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में। ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड की पीके वैल्यू देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 के बीच में। फॉर्मिक एसिड 3.74, एसिटिक एसिड की पीके वैल्यू 4.74। अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास है इसकी पीके वैल्यू। ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है और आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। इसकी पीके वैल्यू 7.2 के आसपास है। अगर हम मेटानाइट्रोफिनॉल देखें तो इसकी 7 से और ज़्यादा होगी, लगभग 8 के आसपास। डाईनाइट्रोफिनॉल देखा जाए तो डाईनाइट्रोफिनॉल की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास है। ध्यान रखिएगा, जब फिनॉल पे एक NO2 ग्रुप लगता है तो पीके वैल्यू लगभग 3 से कम हो जाती है। जैसे फिनॉल की पीके वैल्यू अगर देखा जाए तो फिनॉल की पीके वैल्यू 10 है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल जब एक NO2 लगा है तो पीके वैल्यू 7 हो गई। जब डाईनाइट्रोफिनॉल है तो पीके वैल्यू 4, और ट्राईनाइट्रोफिनॉल में पीके वैल्यू 0 से 1 के बीच में। NH4 पॉजिटिव और फिनॉल की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 है। नाइट्रो एल्केन्स की देखा जाए तो पीके वैल्यू 11 से 12 के बीच में।
साइक्लोपेंटाडाइईन मॉलिक्यूल देखा जाए तो इसकी पीके वैल्यू 15, मेथनॉल की पीके वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 15.6, वाटर की पीके वैल्यू 15.7, एल्कोहल्स की पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 16 होती है, कीटोन की पीके वैल्यू 18, एल्काइंस की पीके वैल्यू 25, अमोनिया की पीके वैल्यू 37, एल्कीन्स की पीके वैल्यू 39 और एल्केन्स की पीके वैल्यू 50। सो अगर हम सब डिफरेंट टाइप्स के एसिड ले लें और उनको एक साथ कंपेयर करें तो ये उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है। अब कुछ एसिड तो ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं और कुछ एसिड हैं जो कंपैरेटिवली वीक है। जो स्ट्रांग एसिड हैं ये तो इवन वीक बेस से भी रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन जो बहुत स्ट्रांग जो वीक एसिड हैं वो फिर बहुत ज़्यादा केवल जो वेरी स्ट्रांग बेस होंगे उनसे रिएक्ट कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रांग एसिड वीक बेस और स्ट्रांग बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। जैसे अगर हम यहाँ तक के कंपाउंड को देखें, पैरानाइट्रोफिनॉल तक के जितने भी कंपाउंड हैं ये सभी NaHCO3 से रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से कंपाउंड NaHCO3 से रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ तक के जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे कंपाउंड NaHCO3 से रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे फिनॉल तक के जितने भी कंपाउंड हैं या फिनॉल तक जो भी कंपाउंड है ये NaOH से रिएक्ट करेंगे। फिनॉल तक के कंपाउंड NaOH से रिएक्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CS तक के कंपाउंड देखा जाए तो ये NH2 माइनस यानी NaNH2 से रिएक्ट करके अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।